इंदौर की टिकट को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसकी सच्चाई क्या थी? जिस दिन वो घटना घटी उससे 6 दिन तक मुझे नींद नहीं आई। क्या प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो टिकट आपकी थी? मैंने सुना है कि आप शोले के जय बनने के लिए राजी हो गए हैं। ये बीजेपी का प्रश्न है। मध्य प्रदेश में इतनी कमजोर क्यों हो गई कांग्रेस पार्टी? ये मुख्यमंत्री की लड़ाई ये हमेशा सर चढ़ के बोलती थी, इसलिए सरकार नहीं आती। सिंधिया के जाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है? आपको ये लगता है जीतू जी कि कांग्रेस पार्टी का जो संघर्ष है वो खुद कांग्रेस के साथ है? तो इस गुटबाजी को क्या टैकल करना आसान होगा? अनुशासन के नाम पे पार्टी एकजुट थी। कोई कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, निर्णय होगा और हुआ। मैंने एक बयान सुना दिग्विजय सिंह जी का, उन्होंने कहा कि मैं मंच पे नहीं बैठूंगा। वो क्या था? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, वो भी आपकी उस कोर कमेटी में हैं जहां सुझाव मिलते हैं। इमरती देवी बिल्कुल का जो मैटर था उसमें आपने माफी भी मांगी। मैंने माफी मांगी और मांगी, क्या हो गया इसमें? आपके हिसाब से कौन बेहतर मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव? और एक 50% की कमीशन की सरकार का है और एक ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया झूठ बोलने में। जब राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते थे पार्टी के भीतर, तो एक बड़ा तबका ऐसा था जो चाहते नहीं थे कि कास्ट सेंसस के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्यों होता है मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर कि राहुल गांधी का जो वो एजेंडा, जो अपनी बात लेके आते हैं, जो विजन लेके आते हैं, उसको उन्हें पार्टी को समझाने में या बताने में दिक्कत होती है? एक और मुद्दा है जिस पे राहुल गांधी अकेले खड़े रहते हैं, अडानी का। राहुल गांधी क्या अडानी का नुकसान करेंगे और क्या अडानी राहुल गांधी जी का नुकसान करेंगे? आप चाहते हैं कि ऐसा 2027 में राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? आदेश आपका सवाल एज ए जर्नलिस्ट हो सकता है अच्छा, पर एज ए क्या जीतू पटवारी चाहेंगे कि उन्हें लोग ओबीसी नेता के रूप में पहचानें? क्या बुरा है इसमें? गुजरात से बड़ी जो हिंदुत्व की फैक्ट्री है बीजेपी की, वो मध्य प्रदेश में है। 100% है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में ही कहा, आपके राज्य में ही। वो पहले 2 घोड़े बोलते थे, गुजरात में जाते थे कि रेस का घोड़ा है, बारात का घोड़ा है। उस दिन उन्होंने कहा कि लंगड़ा घोड़ा भी है, उनको रेस कराना पड़ेगा। क्या कहना चाहते थे राहुल गांधी? क्योंकि आप उनको बेहतर समझते हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। राहुल जी को मेरे से बेहतर आप समझते हो, आप मेरे से ज़्यादा आपको इस राजनीति का ज्ञान है। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हम आपके सामने लेके आएंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सबसे पहले जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद एक लंबा सफ़र तय किया और मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा, विधायक बने। 2018 में दूसरी बार विधायक बने और तब सरकार बनी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, यानी कांग्रेस पार्टी की, और कैबिनेट मंत्री बने। वो सरकार 1.5 साल ही चली। ज्योतिराज सिंधिया ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी और विधायकों का समर्थन वापस हो गया, सरकार गिर गई। 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद जो सरकार 2018 में आई थी वो 1.5 साल ही चल पाई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने ज्योतिराज सिंधिया के समर्थन से। उसके बाद 2023 में फिर चुनाव होता है और वो शख्स जिन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया था वो चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद राहुल गांधी उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं जीतू पटवारी। जीतू जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और आप चल के आए मध्य प्रदेश से, इसके लिए आपका धन्यवाद। कहाँ से शुरू करूँ? जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के से बात करना शुरू करूँ या फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से बात करना शुरू करूँ? नहीं, उससे पहले की भी एक कहानी है। पार्षद वाली? मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा। हाँ। मैं NSUI के प्रदेश का पदाधिकारी रहा, यूथ कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी रहा, फिर जिला पंचायत का सदस्य रहा और 2003 से 2025 ये यात्रा ऐसी है। तो थोड़ा सा बच गया था जो मैं कर थोड़ा रह गया था। हमारी रिसर्च टीम में आदमी कम है। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, कभी आपका सिंबल साइकिल भी था क्या? हाँ, एक बार था। क्या था वो कहानी? क्या जिला पंचायत चुनाव में लड़ा था तो उसमें मेरा वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उसमें साइकिल था। और साइकिल से मोटरसाइकिल? जब राहुल गांधी मंदसौर आए तो फिर आपने वो मोटरसाइकिल चलाई? हाँ, वो सहयोग का था। हाँ, 100% तो सहयोग था। चूँकि पुलिस रोक रही थी तो उन्होंने कहा कि हम मोटरसाइकिल से चल सकते हैं, तो मैंने कहा चल सकते हैं, तो आ गए। हम पहुँचे अपने गंतव्य तक, लक्ष्य तक पहुँच गए।
2023 में जब इलेक्शन हारे जी। तो राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो एक यंग लीडरशिप देंगे, जो कि लंबे समय से डिमांड चल रही थी स्टेट के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, सुरेश पचौरी चले गए और अजय सिंह जी हैं। तो जब आप लोगों को कमान दी, आपको रोमन सिंघार को, तो ये एक बड़ा चैलेंज है इन सब नेताओं को साथ के चलना। नहीं, मैं समझता हूँ कि शुरुआत में ऐसा ही मैं भी सोचता था जैसा आपने सोचा, पर मेरी 18 महीने की जो अध्यक्ष की जिम्मेवारी की जर्नी है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सब एकजुटता से सहयोग कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में, एक जिला लेवल के नेताओं में, विधायकों में, जो विधानसभा चुनाव लड़े उनमें, और जो मेरे समतुल्य लीडरशिप है उसमें एक तरह की नई समझ डेवलप हुई है, जिसमें सबकी भूख एक है, सबका सोच एक है, सबका लक्ष्य एक है कि हमें पास होना है इस बार। तो ये अपने आप परिस्थितिवश, या मैं समझता हूँ मेरे सौभाग्य है, या राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से मूवमेंट पकड़ा है, हमारे जो दिल्ली के सब प्रभारी लोग आए, उनने सब ने मिलके इस तरह का वातावरण बनाया कि अब बीजेपी का जनसंपर्क विभाग, सरकार का जनसंपर्क विभाग एजेंडा देता है कि कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स पे कुछ विवाद करवाओ, तब भी नहीं मिलता है। अब अखबार में छपने के लिए हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सब एकजुट है। तो ये सौभाग्य का विषय है, ऐसा ही था जैसा आपने बोला, पर अभी बड़े सीनियर नेताओं का भी सबका सहयोग है, आशीर्वाद है, मदद है। हमारी जो कार्यशैली, हमने इस तरीके से मूवमेंट तय किया है कि हम हर वीक एक रोज जूम मीटिंग करेंगे, वो डे फिक्स है, पूरे वीक की एक पूरी अपनी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। हम हर मंथ अपनी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग करेंगे, रणनीति के हिसाब से काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव है और मेरी जिम्मेवारी है कि इसको और सकारात्मक आगे बढ़ाएं। मैंने सुना है कि आप शोले की जय बनने के लिए राजी हो गए कि मैं बनूंगा। नहीं, विषय ये नहीं है, ये बार बार जर्नलिस्टों का सवाल आता है या कि भैया फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जिस जगह के लिए सरकार बने उसके बाद जो सवाल आता है, उससे पहले आता है, तो ये केवल वो जनसंपर्क विभाग का सवाल है। अच्छा, तो मैंने उसका उत्तर क्या दूंगा, वो दिल्ली तक पहुंच गया। कोई बात नहीं, तो उन्होंने पूछा तो मैंने जवाब दिया। जनसंपर्क विभाग का प्रश्न, मैंने वहाँ उत्तर देते वक्त भी बोला कि ये बीजेपी का प्रश्न है। और ये भी सच है कि जरूरी है क्या कि पीसीसी अध्यक्ष होगा, वो पहले ये बात करेगा कि मैं ये बनूंगा। पीसीसी अध्यक्ष का दायित्व ये नहीं है कि मैं ये बनूंगा, उसका दायित्व है सरकार आनी चाहिए, और मैं मानता हूँ मेरी ड्यूटी पहले ही है। अब रही बात, आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि पहले मैं चुनाव जीता हुआ था, मैं अपने आप को इस पद के लायक समझता था, इसके लिए प्रयास करता था, पर जब मुझे राहुल गांधी जी ने जिम्मेवारी दी, जब मैं हारा हुआ था, एक तरह से उन्होंने जीवन दान, राजनीतिक जीवन दान दिया है। तो अब मुझे समझना पड़ेगा कि एक हारा हुआ व्यक्ति क्या उस पद के लिए पहले बात करेगा या पार्टी को पहले सफलता के लिए प्रयास करेगा। पार्टी को पहले सफलता के लिए प्रयास करना है, ये लाइन। मध्य प्रदेश में इतनी कमज़ोर क्यों हो गई कांग्रेस पार्टी? जब आप इस पद पे बैठे हैं और जब आप पूरा प्रदेश घूमते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि हम कहाँ कांग्रेस पार्टी जो है वो विफल हो रही है? क्योंकि 15 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे लगातार, उसके बाद जनता ने आपको मौका दिया और वो सरकार भी टूट गई। लेकिन अब जब चुनाव हुआ 2023 में, तब किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी 60, 65, 66 सीटों पर सिमट के रह जाएगी। कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? नहीं, आदेश बिल्कुल सच है। ये ज़िंदगी में हम कितना भी मुँह चुराएं, कितने भी बहाने बनाएं, कितनी भी अपनी बात को चतुराई से कह दें, तब भी ये प्रश्न खड़ा है कि हम अगर बार बार हार रहे हैं तो हम सिर्फ बीजेपी को दोष देके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमारे में कमजोरी थी, कमी थी, वो 100 कमियां हो सकती है, अल्टीमेटली रिजल्ट होता है। तो अब मैं उनका लंबा वृत्तांत करने के बजाय सुधार की पृष्ठभूमि पर जाना चाहता हूँ। हमने संगठन को महत्व दिया है। पार्टी से छोटा है कितना भी बड़ा नेता, ब्लॉक अध्यक्ष से छोटा है हमारा विधायक, हमारे सांसद के कैंडिडेट उस जिले में बड़ा भी नेता हो कोई, प्रदेश लेवल का भी, पर जिला अध्यक्ष का महत्व उससे ज़्यादा है। उस पद की गरिमा को बनाना, ये राहुल गांधी जी के प्रयास से चालू हुआ है। ये तो अभी चालू हुआ है। नहीं, उसके साथ तो बता रहा हूँ, उसके साथ हमने संगठन का स्ट्रेंथन की प्रोग्रामिंग की, जिसमें पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन ये पहली बार मध्य प्रदेश में हो रहा है। देश में कहीं नहीं है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। 25 लोगों की पंचायत की कमेटी बन रही है, जो पार्टी का सबसे निचले स्तर की इकाई है। वहीं पे यूथ कांग्रेस, NSUI, IT, ST, OBC सबका गठन हो रहा है।
तो ये पंचायत लेवल पर ये नया एक हमने सोर्स तैयार किया है और हर विधानसभा का एक प्रभारी नियुक्त किया है। तो ये अपने आप में नई विधा कि पार्टी को किस तरीके से विधानसभा वार ड्राइव करना है, कुल मिला के संगठन को महत्व देकर ताकतवर बनाना, ये पार्टी से बड़े हम होने लगे थे, नेता होने लगे थे, इसलिए ये रिजल्ट है। अब पार्टी बड़ी होगी, अपने आप रिजल्ट सुधरेंगे। इसका असर हुआ 3 विधानसभा के चुनाव, तीनों में हम जीते। बीजेपी का अद्भुत अकल्पनीय प्रयास, मैं ये बहुत गौरव से नहीं कहना चाहता, पर मुझे थोड़ा सा खुशी होती है कहते वक्त कि बुधनी 1,46,000 से हम हारे थे। हमारी थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं तो हम उस बुधनी जीत गए थे, जहाँ से शिवराज जी की सीट थी। शिवराज जी ने दिन रात एक कर दिया। एक मंत्री था, उसको हमने हराया, लंबा हरना था 30,000 से। वो चूंकि सरकार का अपना एक महत्व, एक सीट तीसरी थी अमरवाड़ा, हम ही जीते हैं। वो टेबल पे मैनिपुलेशन से हारे, मतलब हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला पर जीत हमारी। ये प्रयास कोई मेरे नेतृत्व के नहीं थे, ये पार्टी के सामूहिक प्रयास के थे। तो मैं समझता हूँ कि इस लाइन पे पार्टी काम कर रही है। और ये पहले ज़रूर इस बात को भी मुझे कहना चाहिए इस बार कि मुख्यमंत्री की लड़ाई ये हमेशा सर चढ़ के बोलती थी, इसलिए सरकार नहीं आती थी। इस बार वो लड़ाई नहीं है, सरकार आएगी। ओके, क्या आपको ये लगता है कि जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी पार्टी को छोड़ा और विधायक लेके चले गए, उससे सिंधिया के जाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ? तात्कालिक नुकसान हुआ था, तत्कालिक बिल्कुल हुआ था। और अभी जो सिंधिया का कार्य क्षेत्र है, नेचुरल है कि वो पार्टी के सारे पद वहीं बांटते थे, टिकट वो लगभग बांटते थे। गांधी परिवार में उनका दखल था, उसके कारण से उनका महत्व ज़्यादा था। फिर उनकी कार्यशैली, उनकी भाषण की भूमिका सब भी इम्प्रेसिव थी, इसलिए लोकप्रिय भी थे। मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ठीक है। पर जब अगला चुनाव हुआ तो विधायक हमारे ज़्यादा चुन के आए। जब उपचुनाव हुआ तब हमारे विधायक ज़्यादा चुन के आए। जब अब हम अभी लोकसभा में बुरे हारे और उस क्षेत्र में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 50-50 हज़ार से हारे। तो कहने का अर्थ ये है कि सिंधिया का तात्कालिक तो नुकसान था, पर दीर्घकालीन लाभ हुआ है। अच्छा, बाद में लाभ हुआ? बिल्कुल। वो लाभ कैसे हुआ? ये इनकी डिक्टेटरशिप थी, ईगो था। मेरे से जो मुझे नेता माने वही आगे आएगा, नहीं तो कितना भी योग्य पीछे रहेगा। ऐसे कई लोग उन्होंने पहले बीजेपी में भगा चुके थे। वो सब लोग फिर हमारे संपर्क में आए, कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। अलग अलग तरीके से जो उनका जो प्रभाव, हम उनके कहने से एक पत्ता भी नहीं हिलता था उनके कहे बगैर। बीजेपी में उन सारे पत्ते उनसे पूछे बगैर ही हिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली वो बीजेपी के नेता, अब उनके लिए मैं अच्छा है बुरा नहीं बोलूँगा, पर हमें खुशी है कि ऐसे सब लोग चले गए जो अपने को पार्टी का से बड़ा समझते थे, पार्टी से को अपना से ऊपर समझते हैं वो लोग अब पार्टी में। तो धन्यवाद उनको। आपको ये लगता है जीतू जी कि कांग्रेस पार्टी का जो संघर्ष है वो खुद कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ कम है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल सही है ये कि मैंने बहुत रिसर्च किया कि आखिर क्यों हारते हैं हम। हमारी पार्टी का इंटरनल जो राजनीति है वो 60% 70% होती है। किसको पद मिलेगा, किसको टिकट मिलेगी, ये मेरा आदमी, ये तेरा आदमी। इसके कारण से जो बीजेपी से फाइट करने की एनर्जी वो यहाँ नष्ट हो जाती है। तो हमने सबसे पहले इसी एक मर्म को पकड़ा कि जो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको 10-15% पे लाना है, और जो 85% पॉलिटिक्स बीजेपी, जनता और कांग्रेस के बीच में लानी है। तो हम उस पर काम करते हैं। अगर आपने माइन्यूटली वॉच किया हो मध्य प्रदेश को, तो पिछले 25 केस ऐसे हुए होंगे। मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, 2 ज़्यादा 2 कम हो सकते हैं। बीजेपी हमारे एजेंडे पे आई, हमारी पीछ पे आई, हम उनकी पीछ पे नहीं गए। और हम जो सवाल खड़े करते हैं उसको बीजेपी को आना पड़ता है। हम तो इतने बुरे हारे हुए हैं। यानी हम अपनी भूमिका जो जनता की आवाज़ की है, हम विपक्ष नहीं है, हम जनता है, और जनता की भूमिका निभा रहे हैं, पूरी ताकत से निभा रहे हैं। और बीजेपी का मतलब अल्टीमेटली तो 3 साल बाद हमारी सरकार बननी चाहिए, पर ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। पर हम पूरा प्रयास हद दर्जे का करेंगे कि हम पास हों। आपने कहा कि आप संगठन को मजबूत कर रहे हो। बिल्कुल। एक बात ये कही जाती है कि जो कार्यकर्ता हैं जिलों में वो सब दिग्विजय सिंह के लोग हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। और ऐसा भी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जनता के नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के नेता हैं मध्य प्रदेश के। तो इस गुटबाजी को क्या
टैकल करना आसान होगा नए संगठन के रिवैम्प में? मैंने शुरुआत में इस बात को क्लियर किया है कि अब जो लीडर पार्टी से सहयोग कर रहे हैं वो इससे पहले कभी विधान नहीं बनी थी। मैं जिम्मेवारी चूँकि सबसे ज़्यादा मेरी है, तो जो लंबे समय तक राजनीति करता है नेचुरली उसका स्टेक इस तरीके का ज़्यादा होता है। तो जो योग्य लोग हैं उनको जगह देना चालू करो, और कितना भी बड़ा नेता हो अगर वो हठधर्मिता करता है या कोई बात ऐसी आती है तो हमारा कोर ग्रुप है उसमें चर्चा करो और जो सही है वो निर्णय लो। जब इस पे सब राजी है, दिग्विजय सिंह जी भी राजी है, तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। अब आप दिग्विजय सिंह जी के जो भाई हैं उनको पार्टी से बाहर कर दिया, अगर वो दिग्विजय सिंह उस बात से एग्री नहीं होते तो वो बाहर होते क्या? अनुशासन के नाम पे पार्टी एकजुट थी, कोई कुछ भी हो कितना भी बड़ा हो निर्णय होगा, और हुआ। मैंने एक बयान सुना दिग्विजय सिंह जी का, उन्होंने कहा कि मैं मंच पे नहीं बैठूंगा। वो क्या था? ये हमारे मंच का कल्चर कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा निराशाजनक है। ये एक दिन की कहानी नहीं है, सालों की कहानी। भोपाल में एक मंच हमारा गिर गया, कई लोग हमारे घायल हो गए। तो मोटे तौर पे ये निर्णय लिया जा रहा है कि एक गाइडलाइन तैयार हुई है जिसमें जो मंच पे बैठने का हकदार है वही अब मंच पे जाएगा। उसकी शुरुआत उन्होंने की है और धीरे धीरे सुधार की ओर है। तो इसको पॉजिटिविटी से लिया, नेगेटिविटी से नहीं लिया। अच्छा, मतलब वो हाँ, शुरुआत में सोच समझ के निर्णय लिया है, मानसिकता तैयार करने के लिए सबको समझ तो ये में आना। कैसे तय करेंगे कौन मंच पे बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा? हमारा सिस्टम में हायरार्की है, कौन जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी जो चुनाव लड़े वो क्लियर है। फिर उसके बाद जो भी आता है, हम बड़े नेता हैं, पूर्व नेता हैं, हो सकता है सीनियरिटी हो, जो जैसी परिस्थिति बनेगी। पर ये भीड़ जब घुसती है ऊपर और माइंड टूटते हैं, इसको तो रोकना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, वो भी आपकी उस कोर कमेटी में हैं जहां कुछ सुझाव मिलते हैं। बिल्कुल। क्या वो एक्टिवली पार्टी के साथ काम कर रहे हैं? मैं आपको बिल्कुल बहुत ईमानदारी से ये बात बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी से हर हफ्ते मेरी बात होती है, व्यक्तिगत भी होती है, पार्टी की मीटिंग में भी होती है, और फुल सहयोग के साथ वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो भी इश्यूज़ आते हैं, इश्यूज़ बेस भी बात करते हैं। और ये जो मुझे खुद को व्यक्तिगत भी उन्होंने कई बार स्पष्ट कहा है कि नीतू आप, मैं पूरा साथ हूँ और आप करो, और कोई भी ऐसी गुंजाइश है तो मेरे सर पे डाल और निर्णय सही ले। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ तक तैयार हो गए? हाँ। लेकिन बीच में खबरें आई थी कि जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, वो बात आई थी, बिल्कुल सच है, इसको भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पर चूंकि आज हमारे सामने क्या है, वो बात कल की थी और वो मीडिया की बातें थी। ओरिजिनल में नहीं, उसके बारे में तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी के लोगों ने ही विरोध कर दिया, इसलिए कमलनाथ भाजपा में नहीं कहते हैं ना, उसके पीछे कोई सब्जेक्टिव कोई एक तरह से एविडेंस तो है नहीं, तो हम कैसे माने? राजनीति में तो 100 तरीके की आप बातें भी होती इतने हैं। सालों से राजनीति में हो जी, बिना क्या कहते हैं चिंगारी की आग थोड़ी लगती है। नहीं, बिल्कुल सही है। तो चिंगारी की आग लगती है तो आग लग भी गई, चिंगारी भी आ गई, धुआं भी उड़ गया, पर रिजल्ट क्या है? तो कुछ नहीं जला, तो हमारे साथ है। ठीक है। आपके साथ साथ विवाद बहुत चलते हैं। बिल्कुल। इमरती देवी बिल्कुल का जो मैटर था उसमें आपने माफ़ी भी मांगी बाद में। बिल्कुल। वो क्या था? और फिर मैं बात करूंगा अशोकनगर की भी। मैं अनुरोध ये कर रहा था, इमरती जी वाला बयान पुराना हो गया है, वो स्लिप ऑफ टंग था। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग था। हाँ, और मैंने उसी वक्त 1 घंटे में, रात को 12 बजे, ये 11 बजे एक घटना है, 12 बजे मुझे महसूस हुआ, मुझे कहीं से ट्वीट दिखा। मैंने, हमारी बहन है, हमारे प्रदेश की है, और मेरे साथ बैठती थी मेरी टेबल पे, मेरे साथ मंत्री रही, अलग पार्टी में चली गई, ठीक है, पर क्या पुरानी कांग्रेसी? हाँ, हम अपनी मतलब बहन अगर दूसरी पार्टी में भी चली गई तो बहन है। तो मैं इस बात को बिल्कुल मैंने स्वीकार किया कि मेरे से गलती हुई, मैंने माफ़ी मांगी, और मांगी, क्या हो गया इसमें? बुरा क्या, अगर आपसे गलती होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अशोकनगर की क्या घटना हुई है जिसमें FIR भी हुई? बात यह है कि अभी मोहन सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार की एक है। देश में अगर कोई तुलना हो कि सबसे भ्रष्ट सरकार कौन सी है तो हमारी सरकार है। और ये मेरा आरोप नहीं है, ये भारत सरकार की जितनी भी करप्शन के अगेंस्ट जो मॉनिटरिंग करती है, केक की जो रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर निकली हुई रिपोर्ट भी कहती है। जब हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जाते हैं तो एक मंत्री ऐसा नहीं है जो करप्ट नहीं है, एक विभाग ऐसा नहीं है जहाँ बिना पैसे में काम होता है। मतलब आप देखो कि अभी वहाँ छोटी बात है, पर काजू बादाम 10 जने मिलके 24,000 का खा गए।
यानी ये बात ऐसी नहीं है। फिर उसके आगे हम जाएं तो 4 लीटर पेंट करीब 1.5 लाख रुपए में पुते हुई। ये छोटी छोटी बातें हैं। सारी रोडें खुदी हुई है। मंत्री कहता है सड़क रहेगी तो गड्ढा भी रहेगा। फिर शिवराज जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके 3 बार बयान आया, एक बार नहीं आया। उनने कहा अधिकारी हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मतलब सरकार बदनाम है, स्पष्ट तो यही हुआ। उनका एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हैं हमारे वन विभाग के लोग नहीं सुन रहे हैं। उनका एक मंत्री प्रहलाद पटेल वो कहता है कि जनता तो भिखारी है। मतलब इस तरह का तांडव खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अगर आप पत्थर मार के फेंको और ये पूछो कि सबसे भ्रष्ट सरकार कौन सी, तो एक आदमी भी नहीं मिलेगा ये कहने वाला कि हाँ ये बीजेपी की सरकार इतनी ईमानदार है, इतनी भ्रष्ट नहीं। 50% से ज़्यादा करप्शन। तो जब मैं ये बात कहता हूँ 50% से ज़्यादा करप्शन, तो सरकार को बुरा लगता है, मोहन यादव जी को बुरा लगता है। वो प्रेशर बनाते हैं, हमारे नेताओं बनाते हैं, कार्यकर्ताओं बना मुकदमे लगाते हैं। पहले जो बीजेपी में लेके गए मुकदमे लगा लगा के ही लेके गए। ये प्रैक्टिस उनने मेरे पे अपनाने की कोशिश की, दबाने की। एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे राशन कार्ड बनवाना है, पर्ची से राशन लेना है, उसको मारा गया, ठंडा पानी, गर्म पानी, लाठी ढूसे, उसकी गाड़ी छीन ली, मल खिलाया गया। 25 दिन तक वो लड़का दर बदर घूमता रहा, पूरा परिवार। वो गया, मेरे को पता नहीं वो 25 दिन घूमता रहा, इसकी जानकारी मुझे बाद में आई जब ये घटना पूरी हुई, जब वो मेरे पास आया। वो कलेक्टर की जन सुनवाई में गया, एसपी की जन सुनवाई में गया, अखबारों में गया, अलग अलग और डोमेन में गया। पूरा लोधी समाज का है, उमा भारती जी और प्रहलाद पटेल जी का समाज है। उनने 100 200 जने नहीं, हजार जने जाके उनने बयान ज्ञापन दिया कि न्याय करो। उस व्यक्ति पे चूंकि बीजेपी के विधायक का रिश्तेदार था, उसका कार्यकर्ता था, तो नहीं किया, कार्रवाई नहीं की। वो लड़का 300 किलोमीटर दूर मेरे पास आया गजराज। जो घटना है वो पब्लिक डोमेन में है, उस वीडियो में है। इससे पहले भी कभी नहीं मिला, उसके बाद भी नहीं मिला। ऐसे में सरकार को निर्णय लेना था कि उस पर कार्रवाई करे। उद्देश्य यही था वीडियो बनाने का कि कार्रवाई का दबाव बने। उनने उल्टा मुझ पे एफआईआर की। ये इस सरकार का मूल चरित्र है, नेचुरल है कि सरकार की दिशा ठीक नहीं है, और दिशा ठीक नहीं है तो बदलाएगी। और आज से जब हम आप बात कर रहे हैं, 1204 दिन बाद कांग्रेस की सरकार होगी। वहाँ चाल बता रही है कि सरकार जाने वाली है। अच्छा, आप दिन के हिसाब से काउंट करते हो? बिल्कुल। आपके हिसाब से कौन बेहतर मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव? मोहन दोनों बेहतर है, मैं दोनों की बुराई नहीं करूँगा, पर एक 50% की कमीशन की सरकार का है और एक ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया झूठ बोलने में। निर्णय आपको करना है। अब मुझे कुछ बात आपके लीडरशिप की करनी है, राहुल गांधी की। जी। कल बेंगलोर में एक मीटिंग है, एक ओबीसी की कमेटी गठित की गई है। मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जा रहे हो उसमें। तो ये जो ओबीसी की कमेटी गठित की गई है और जो राहुल गांधी ने स्पेशली इसको गठित करवाया है, कहा कि मीटिंग करो, इसका उद्देश्य क्या है? राहुल गांधी जी ने मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से कहना चाहता हूँ। देश की आज़ादी के बाद संविधान का निर्माण हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी मूल जो व्याख्या की वो किस तरीके से की कि इस देश में हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। देश के 70-75 साल के आज़ादी के बाद देश की दिशा क्या है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। 1-2 केस नहीं आते, सैकड़ों की तादाद में डेली केस आते हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसके खिलाफ यातनाएं बढ़ती जा रही है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारे सेंसेक्स सरकार के भी बताते होंगे। देश तो हम सबका है, बीजेपी कांग्रेस अपनी जगह हो सकती है। राहुल गांधी जी सत्ता में है तो ही हम देश की सेवा करेंगे या मुद्दे उठाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है। उन्होंने पूरी संविधान की धारणा को समझा और उस संविधान की धारणा के अनुरूप इक्विलिटी की जो लड़ाई थी उसको फिर से चालू की। वो थी कैसे हो इतने साल बाद देश की आज़ादी के, जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वे। जब आप जातिगत जनगणना कराओगे, आर्थिक सर्वे करोगे तो गरीब की पहचान करोगे, देश की नीतियाँ वैसी बनेगी। तो अब ओबीसी समाज जो है ये अल्टीमेटली ओबीसी है और गरीब है। ये कब पता चलेगा? जब गणना होगी, जब पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, इस देश की 52% आबादी पिछड़े वर्ग की है, तो अति पिछड़े वर्ग की उसकी आबादी का भी आकलन मोटा मोटा है, तो ये सब गरीब है।
तो राहुल गांधी जब उसकी लड़ाई लड़ते हैं तो उस गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, वही बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी वही लड़ते हैं। तो स्वाभाविक है इस वर्ग की लड़ाई के लिए रणनीति बननी चाहिए। तो उस रणनीति के लिए ये कमेटी गठित हुई। जब राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते थे पार्टी के भीतर, तो एक बड़ा तबका ऐसा था जो खास तौर पर अपर कास्ट से थे, जो चाहते नहीं थे कि कास्ट सेंसस के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े। लेकिन जब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी, उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्योंकि जब अहमदाबाद में सेशन हुआ था वहाँ भी इस बात को चर्चा हुई थी और कई लोगों ने इस बात को लेकर वर्किंग कमेटी में ये बात रखी थी कि नई कांग्रेस पार्टी को इस पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं आदेश, देखो आप, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कहा अपर कास्ट के, नो मैं इसको और करेक्ट करूँ, ओबीसी के लोग भी राहुल गांधी की इस स्टीम बात को बहुत सरलता से आत्मसात नहीं कर पा रहे थे। उनका मानना ये था, ये जो पॉलिटिकल एक जीव होता है, राजनीतिक जीव, नेता, इनका मानना ये था कि ये राहुल गांधी स्टीम अपर कास्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये एक सोच था उनका। राहुल गांधी ऐसा नहीं कहते थे। उनने कहा कि जब मैं गरीब की बात करता हूँ तो अपर कास्ट के गरीब की भी करता हूँ। वो इस बात को कहते थे, पर हमारे ही लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि प्रैक्टिकली जी नहीं पाते थे। और राहुल गांधी जी ने भी बहुत एक्सरसाइज के बाद ये निर्णय लिया होगा। ये बात हमें समझना चाहिए कि ऐसे ही तो बात नहीं कर दी। तो अगर राहुल गांधी जी ओबीसी की, एसटी की, एससी की, संविधान बचाने की जब ये बातें करने लगे तो बहुत सरलता से देश ने भी लिया। मतलब इतनी जल्दी से उसको इतने गंभीर लिया नहीं, पर एक वर्ग उससे प्रभावित हो रहा था और उसका परिणाम रिजल्ट में निकला। जब अब की बार 400 पार हो रहा था तो ये 240 पे आए। तो लड़ाई तो संविधान बचाने की थी ना। जातिगत जनगणना को लेकर जब हम कहते थे कि अरे स्टीम जा रहे हैं राहुल जी, तो हमारे ही लोग कहते थे, आपस में बातें करते थे, इसको आप छुप नहीं सकती ये बात, और इसको छुपाने से भी फायदा नहीं। तो ऐसे में जब सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया, इसका मतलब है इस गंभीरता को सरकार के तंत्र ने भी समझा होगा। तो जो हमारे लोग थे जो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अब राहुल गांधी जी की जीनियसनेस को वो एक्सेप्ट भी करते हैं और जो बात कहते हैं वो भी करते हैं। तो कुल मिलाकर लड़ाई है श्रेय की नहीं, लड़ाई है देश की इक्विलिटी की। और ये इक्विलिटी की लड़ाई इस गांधी परिवार ने हमेशा से लड़ी है। लोकतंत्र बचाने की भी लड़ी है, संविधान बचाने की भी लड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि जो उनका जीन है, राहुल जी के अंदर ब्लड है, वो ब्लड इसी तरीके का है। तो उन्होंने कितने भी हम लोग विरोध में गए हों, पर उन्होंने दृढ़ता से अपनी बात कहना नहीं छोड़ी। यही तो, इसीलिए तो हमें गर्व होता है कि हमारे नेता राहुल गांधी है। अब जैसे कास्ट सेंसस की बात थी, 2019 में राफेल की बात थी। जब वो राफेल की बात करते थे तो बहुत सारे सीनियर नेता ऐसे थे जिनके संबंध हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ में, उन्होंने राफेल की बात नहीं करी। और फिर जब हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसमें प्रियंका गांधी ने ये बात कही कि सीनियर नेताओं ने मेरे भाई का साथ नहीं दिया। ऐसा क्यों होता है मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर कि राहुल गांधी का जो वो एजेंडा, जो अपनी बात लेके आते हैं, जो विजन लेके आते हैं, उसको उन्हें पार्टी को समझाने में या बताने में दिक्कत होती है? राफेल से लेके कास्ट सेंसस तक मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको भी कि इसमें सिर्फ मैं सीनियर नेताओं को दोष दूँ ऐसा भी नहीं करूँगा। पर ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी युद्ध एक साथ लड़ा जाता है और जीता जाता है। जब राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, इसको कोई रोक, इसको आज भी अगर आप मानो चुनाव का रिजल्ट क्या आ गया, राहुल जी की बात कितनी मानी गई, कितनी सुनी गई, उसकी परिस्थितियाँ क्या थी, मैं उन कारणों पर नहीं जाना चाहता। वो कारण वो थे जब नरेंद्र मोदी पे देश भरोसा कर रहा था। वो कह रहा था ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं। उस बात को लोग कहते थे हाँ यार, इससे ईमानदार व्यक्ति तो कोई है नहीं, इसने तो अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया, अपने परिवार में नहीं जाते हैं, इसके तो कोई बच्चे भी नहीं हैं। तो राहुल जी जब ये कहते थे करप्शन हो रहा है तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और हमारे नेता उससे डरे हुए थे। जो कांग्रेस के लोग इससे डरे हुए थे, मोदी जी से। नो, इस भावना से कि क्या ये सच है कि गलत है। मोदी तो इतना ईमानदार है, पर अल्टीमेटली तो भ्रष्टाचार हुआ था, इसको तो रोक नहीं सकता। आज नहीं कल परतें खुलेगी, सरकार बदलेगी जब परतें खुलेगी। और ये जब फ्रांस में इसके खिलाफ बातें हुई है, जहाँ भी और देशों में जहाँ पे राफेल गई है, जहाँ से गई है वहाँ भी इसकी जांचें हुई है। तो अल्टीमेटली ये सत्ता के माया जाल में वो चीज़ दब गई है, मीडिया के प्रेशर में वो चीज़ दब गई है। हमारे नेताओं ने एक साथ लड़ाई नहीं लड़ी, उससे भी ये चीज़ दब गई है, पर अल्टीमेटली करप्शन हुआ था, ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो राहुल जी ने अपनी बात कही, देश के सामने रखी, देश ने एक्सेप्ट ही नहीं की, एक दिन सच सामने आएगा। एक और मुद्दा है जिस पे राहुल गांधी अकेले खड़े रहते हैं, अडानी का। हाँ, वो ऐसा मुद्दा है कि वो जब भी इस विषय को उठाते हैं
समूचे अपनी पार्टी के अंदर तो अकेले हैं ही हैं, समूचे इंडिया अलायंस में भी अकेले खड़े हुए हैं। इसको देखो आदेश, आपको ये मैं बहुत गहराई से बात कह रहा हूँ। अडानी कोई राहुल जी के दुश्मन है क्या? राहुल जी की पर्सनल कोई चीज़ अडानी ने नुकसान कर दी है क्या? अडानी समूह अगर आर्थिक तरक्की कर रहा है तो दूसरे अंबानी भी कर रहा है, उसके साथ और भी 13% लोगों के पास 80% संपत्ति सब कर रहे हैं। लड़ाई उनसे राहुल गांधी की है ही नहीं, उनकी जगह है देश में। राहुल गांधी की लड़ाई है उस गरीबी से, मोनोपाली से। वो अडानी को एक सिंबॉलिक वर्ड यूज़ करते हैं, पर वो कहते हैं कि देश अति गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, मोनोपाली बन गई देश में। तो जब बीजेपी आरएसएस ये बात करती है कि हमें संविधान में से 2 शब्द हटाने हैं, तो ये 2 शब्द हटाने की जो लड़ाई है वही तो राहुल गांधी पहले से कह रहे हैं कि इनकी सोच ये है, जो अब ये बोल के बता रहे हैं। ये देश का संसाधन कुछ लोगों को देना चाहते हैं, हम देश का संसाधन सब लोगों को देना चाहते हैं। अडानी जी से व्यक्तिगत राहुल गांधी का कोई ग्रीवेंसेस है? राहुल गांधी क्या अडानी का नुकसान करेंगे और क्या अडानी राहुल गांधी जी का नुकसान करेंगे? लड़ाई है मोनोपाली की, और मोनोपाली का पूरा लाभ नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। लेकिन पार्टी उसको एकजुट होकर क्यों नहीं लड़ती? क्यों नहीं करना पड़ेगा? देश को करना पड़ेगा। देश समझ रहा है इस बात को। आज जो घर घर में परेशानियां आ रही है, छोटे मिडिल क्लास के जितने भी हमारे उद्योग हैं ये सब समाप्त होते जा रहे हैं। देश की जो हर तरह की जो सर्विसेज है, वो छोटी छोटी जो एक तरह से जो खुदरा व्यापार था, ये भी सब उनके पास जाता जा रहा है। जो खेरची व्यापार था वो उनके पास जाता जा रहा है। तो अल्टीमेटली इसका असर किस पे हो रहा है? आम पब्लिक पे हो रहा है। ये जातिगत जब जनगणना होगी तो ये चीज़ें और सामने आएगी। तो मोटे तौर पे राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का इन उद्योगपतियों से कोई झगड़ा नहीं है, पर मोनोपाली से झगड़ा है। ये हमारे विचार का हिस्सा है, राहुल गांधी के विचार का हिस्सा है, और ये लड़ाई हम जारी रखेंगे, नहीं रुकेंगे। 2027 में अक्टूबर में खड़गे जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा कांग्रेस प्रेसिडेंट का। आप एज एक राज्य के अध्यक्ष के तौर पे और एक कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे, क्योंकि आप संगठन से आते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा 2027 में राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, या उन्हें बनना चाहिए, या पार्टी को उनकी ज़रूरत है या आवश्यकता है? मतलब कि इसको आप कैसे देखते हैं? आदेश, आपका सवाल एज ए जर्नलिस्ट हो सकता है अच्छा, पर एज ए पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इसका उत्तर देने का अधिकारी मैं नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे मेरी पार्टी के अंदर की बात है, सही समय पे सही बातें होगी और सही समय पे सही उत्तर और सवाल और जवाब होगा। ओके। क्या जीतू पटवारी चाहेंगे कि उन्हें लोग ओबीसी नेता के रूप में पहचाने, जाने? नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और ओबीसी समाज से आता हूँ। नेता तो खुद मुंह से बोलने से तो नेता बनता नहीं है। नेता तो अपने आप दिखता है, पब्लिक अपने आप बताती है, पब्लिक अपने आप जनरेट करती है। मैं बोलूँगा भी सही और पब्लिक ये कह देगी कि नहीं हम आपको नहीं मानते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता है। मैं नहीं भी बोलूँगा और पब्लिक एक्सेप्ट करेगी तो वो तो चिल्ला के पुकारेगी। तो मैं समझता हूँ, नहीं, अगर पब्लिक ये कहे कि जीतू पटवारी ओबीसी हैं। हाँ हूँ ओबीसी में। नहीं, आपको अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा ही लगता है, क्या बुरा है इसमें? मैं अगर ओबीसी समाज से आता हूँ और मुझे लोग कहते हैं कि आप इस समाज से आते हो, तो मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? गर्व महसूस करता हूँ। हम खेतीहर लोग हैं, इस देश की 80% जनता हमारी जैसी है, तो हमें तो 80% के समूह में रहना चाहिए। मैं गोरा नहीं हूँ इससे। एक मध्य प्रदेश में एक नैरेटिव है बीजेपी का हिंदुत्व का, जो कि ऐसा मानते हैं कि गुजरात से बड़ी जो हिंदुत्व की फैक्ट्री है बीजेपी की, वो मध्य प्रदेश में है। वो एक बड़ा चैलेंज है जीतू पटवारी के सामने। 100% है कि बीजेपी का वहाँ संगठन मजबूत है, 25 साल की उनकी सत्ता है, सारे सांसद उनके हैं, बहुत संसाधन उनके पास है, पर उससे बड़ा प्लस हमारे साथ है। उनके पास ये ताकत है, इसको कभी डिनाई नहीं किया जा सकता, पर उससे बड़ा प्लस हमारे पास है कि कांग्रेस का भी बहुत बड़ा एक ऐसा नेटवर्क है कि 25 साल लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद भी हमारे पास 40% वोट है। ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस की भी जमीन मजबूत है। कांग्रेस भी कमजोर दो पार्टी है ना जीतू जी? नहीं, वहाँ है दूसरी पार्टियाँ, समय समय पे आई भी है। आज भी वहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग तीसरी पार्टियाँ भी, वो सब एकजुट भी होती है, पर कांग्रेस अपनी जगह खड़ी रहती है। पर हमें इस बार 48% से ऊपर वोट लाना है, इस सोच के साथ काम करना है। हमें आधे में सबको रखना है और आधा हमारा हिस्सा है। हम इस रणनीति पे काम कर रहे हैं। इंदौर की टिकट को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसकी सच्चाई क्या थी? क्या वो सेटिंग से हुआ था, बीजेपी ने किया था, पैसे लिए गए थे, क्या हुआ था उसमें?
क्योंकि वो आपका अपना शहर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये। आदेश में आपको बहुत ईमानदारी से कहूँगा, जिस दिन वो घटना घटी उससे 6 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, ये बिल्कुल स्वीकार करूँगा मैं। और वो चूँकि मेरा अपना शहर था तो स्वाभाविक है सारी जिम्मेवारी मेरी थी। घटना ऐसी थी कि किसी ने कंधे पे हाथ रखा और पीछे से गोली चला दी, इस तरह की घटना है। कंधा आपका था? हाँ, कंधा आपका था? नहीं, कंधा भी मेरा नहीं था। पार्टी के अंदर सब बातें स्पष्ट है, उन बातों को करने से कोई फायदा नहीं। पर अल्टीमेटली मतलब अद्भुत अकल्पनीय धोखा था। और ठीक है, हर तरह की राजनीति एक सीख देती है, हमें सीख मिली। क्या प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो टिकट आपकी थी? नहीं, वो टिकट पार्टी की थी। और मैं अब चूंकि अध्यक्ष हूँ और मैं अगर कोई चीज़ आपके इस पे कहूँगा वो मेरे गरिमा के लिए ठीक नहीं। ठीक है, नेतृत्व ने तय किया पूरा था। जो चुनाव लड़ा मेरे नेतृत्व में लड़ा, जो टिकटें बटी वो मेरे नेतृत्व में बटी। इसके मतलब इंदौर की टिकट भी मेरे नेतृत्व में बटी। तो जो परिस्थिति बनी उसकी जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है, स्वीकार करना पड़ेगा। पर इसका पूरा घटनाक्रम पार्टी के संज्ञान में है, राहुल जी के संज्ञान में, खड़गे जी के संज्ञान में। हमारे प्रभारी जी पूरे उसमें इन्वॉल्व भी थे। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको एक लाइन में जो उत्तर दिया कि साथ चलते चलते पीछे से गोली मार दो, इस तरह का धोखा था। तो मैंने मेरी तो जाहिर है पार्टी के अंदर से हुआ पूरी होगा ना? पूरी लाइफ में मैं 6 दिन नहीं सोया उस घटना के बाद। इससे मैं कितना दुखी था या कितना मुझे उससे धक्का लगा आपको सामने। मतलब आपको लगा कि मेरे साथ धोखा मैं होगा? आज स्वीकार 100% आज स्वीकार कुछ नहीं करूँगा। मैं इस मामले में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जहाँ तक जीतू जी मैं सही हूँ, जो अपने लोग धोखा देते ज़्यादा बुरा लगता है आदमी को। नहीं, ठीक है, ये कुछ वैसी घटना थी? वो तो घट गई। राजनीति हमेशा हर घटना सीख देती। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल जी के साथ चलते थे, भाग गए। जितेंद्र प्रसाद जी राहुल जी के साथ चलते थे, भाग गए। 25 नेता, 10-12 नेता और थे राहुल जी ने जिनको बहुत पुश किया। तो राहुल जी की गलती है। वही है जो राहुल जी बार बार बात करते हैं, ये बारात के घोड़े हैं। और ये बारात के घोड़े जहाँ पे सत्ता और वो दिखेगा, जहाँ उत्सव होगा वहाँ भाग जाएंगे। तो इस तरह के लोग रहते हैं राजनीति में। और मैं मानता हूँ कि हर घटना सिखाती है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में ही कहा, आपके राज्य में ही, वो पहले 2 घोड़े बोलते थे, गुजरात में जाते थे कि रेस का घोड़ा है, बारात का घोड़ा है। उस दिन उन्होंने कहा कि लंगड़ा घोड़ा भी है, उनको रेस कराना पड़ेगा। क्या कहना चाहते थे राहुल गांधी? क्योंकि आप उनको बेहतर समझते हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। राहुल जी को मेरे से बेहतर आप समझते हो, आप मेरे से ज़्यादा आपको इस राजनीति का ज्ञान है। पर राहुल जी का जो सोच है उसके पीछे कोई नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी है। जो लोग 25 साल की सत्ता के बाद लड़ रहे हैं बिल्कुल मैनेज नहीं हुए। हर परिस्थिति में पार्टी के लिए कंधा लड़ाते हैं। वो रेस के घोड़े हैं। अगर उनको प्रोत्साहित करते हैं राहुल जी तो बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं। जो लोग सत्ता ज़्यादा दिन सत्ता से बाहर नहीं रह पाए और वो सत्ता के साथ चले गए, उस सत्ता में नाचने लगे, गाने लगे, पद लेने लगे, अपना सम्मान समझने लगे, तो नेचुरल है कि उत्सव हुआ, वहाँ बारात थी तो उस बारात में शामिल हुए। तो वो बारात के घोड़े हैं। जो बीजेपी में गए वो सब है। तीसरे, आपने जो बोला पार्टी के अंदर रह के बात इधर की करेंगे, साथ हमारे रहेंगे, बात उधर की करेंगे नहीं मिलेंगे उनसे, तो ऐसे लोगों को तो समझाना पड़ेगा। अनुशासनहीनता करेंगे ऐसे लोगों को समझाना पड़ेगा। तो पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता करोगे तो फिर पार्टी आपको घर बिठाएगी। ये उनका मैसेज था, कोई व्यक्ति के लिए नहीं था। मैसेज ऐसा गया है कि आप लोगों ने चलाया कि इनको कह दिया उनको, नो। जो लोगों ने लगातार पार्टी को 50-50 साल दिए, 77 जैसा कांग्रेस का कार्यकाल देखा, इतने साल सत्ता से बाहर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस, उसके बाद पार्टी को खड़ी रखा, यही तो लोग हैं वो सीनियर जिन्होंने पार्टी को हमेशा हर परिस्थिति में संभाला। उनके योगदान को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि इसके परसेप्शन को किस तरीके से बताए अपनी जगह है, पर राहुल जी की जो सोच है वो मैं बता रहा हूँ। एक आखिरी सवाल जी, जो लोग छोड़ के गए हैं 2020 से लेकर और अब तक, क्या अध्यक्ष होने के नाते वो आपसे संपर्क करते हैं, या कोई आपके पास कोई प्रोग्राम ऐसा जिनको आप वापस लाना चाहते हैं पार्टी के अंदर, या नहीं लाएंगे, नए लोग डेवलप करेंगे? राजनीति आदेश हमेशा सक्सेस के लिए होती है, कैसे भी हमें पास होना है। सरकार मिलती है, नहीं, हाँ, सरकार के लिए होती है। पर यह भी सच है कि जो लोग आज धोखा दे के गए हैं कल साथ देंगे, इसका तो भरोसा नहीं किया जा सकता। चावल तो एक बार देखा जाता है। उसमें से कई लोग, कम से कम 125 लोग वापस
एमएलए लेवल के वो आप पार्टी में आना चाहते हैं। अच्छा। वो जिस दौर में गए थे वो दौर ऐसा था, कांग्रेस का क्या होगा, बचेगी कि नहीं बचेगी, अब की बार 400 पार होने वाला है, इधर सरकार हार गई है, उधर प्रेशर था सरकार का, तो वो वापस आना चाहते हैं। पर चूंकि पार्टी ने सामूहिक निर्णय लिया है कि अभी किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं लिया जाएगा जो हमें इस समय इस तरीके से धोखा दे के गए। पर चूंकि राजनीति में हमेशा परिस्थितियाँ क्या बोलती है मैं आज नहीं कह सकता हूँ, पर मैं दृढ़ निश्चय हूँ कि उन लोगों को हम अपना नया नेता जनरेट करेंगे, जहाँ से वो गए हैं उनके बगैर करेंगे और पार्टी खड़ी करेंगे। शुक्रिया, आपने समय दिया जीतू पटवारी जी, थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा और खूब आपने, मतलब मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का, पर आपने अच्छे सवाल नहीं, आप यहाँ तक पहुँचे, बिना नॉलेज थोड़ी पहुँचे इतने दूर तक। तो ये थे जीतू पटवारी के 3 तरह के घोड़े, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़े, जिनका जिक्र अक्सर राहुल गांधी अपने भाषणों में करते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें लिख के भेजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।